नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारी संस्कृत सरस्वती क्लास में। मैं राम कुमार जाड़ा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम संस्कृत शिक्षण विधियों के अर्थ को विस्तार से पढ़ चुके हैं, उसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व को भी समझ चुके हैं। क्या कार्य शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण की प्रक्रिया में करती है वो भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग आधार पर, प्रक्षेपी के आधार पर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर शिक्षण विधियों के कौन कौन से प्रकार आप देख सकते हैं। आज अब इस क्लास में हम जो चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं उस विषय का नाम है कि इन सभी शिक्षण सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक जो प्रभावशीलता है वो किस प्रकार से है, यानी कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का अधिक प्रभाव रहता है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का कम प्रभाव रहता है, दो शिक्षण सहायक सामग्रियों में किसका ज्यादा और किसका कम प्रभाव रहता है। ऐसा सापेक्षिक यानी तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, जिसे हम कहेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता। जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग आप करते हैं, उस शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त जितनी भी आपकी सहायक सामग्रियां हैं, उन सभी सहायक सामग्रियों की प्रभावशीलता जो रहती है सामग्रियों का या कि सापेक्षिक यानी एक दूसरे से तुलनात्मक सापेक्षिक जो प्रभावशीलता है कि कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम प्रभाव डालती है, इसको हम अब सीखने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, ये जो नियम है सापेक्षिक प्रभावशीलता का, इसको जो देने वाले हैं प्रवर्तक हैं, उस नियम के प्रवर्तक का नाम एडगर डेल है। नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो अभी मैंने आपसे कहा ही है। तो व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है? एडगर डेल। एडगर डेल एक महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं। ये शिक्षा शास्त्री यानी जो शिक्षा शास्त्री हैं, अब शिक्षा शास्त्री का मतलब क्या है कि जो शिक्षण कार्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित अनुसंधान करते हैं। और ये एक महान प्रोफेसर भी हुए। किस विषय के हुए? तो शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर हुए। कहाँ साहब, कहाँ पर प्रोफेसर थे? तो एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिसका नाम है ओहियो, OHIO स्टेट यूनिवर्सिटी। उस स्टेट यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर थे और इन्होंने ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो कौन है वो? एडगर डेल। एडगर डेल ने सारी की सारी सामग्रियों को एक पुस्तक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्रियां, उनका एक दूसरे से तुलनात्मक प्रभावशीलता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, अपने समझाने का प्रयास किया है कि एक शिक्षण सहायक सामग्री से दूसरी शिक्षण सहायक सामग्री तुलनात्मक किस प्रकार से प्रभाव स्थापित करती है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, यानी इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना भी की गई है और उस पुस्तक का नाम है ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग। ये इनकी पुस्तक का नाम है, याद रख सको तो बहुत बढ़िया बात है। तो इन्होंने इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया है, यदि आप ये भी जानना चाहें, जानने की उत्सुकता रखते हैं, तो पहला जो प्रकाशन हुआ वो आपका 1946 में हुआ। फिर इसमें परिष्करण हुआ, दोबारा ये प्रकाशित 1954 में हुई, और फिर उसके बाद में जो नवीनतम प्रसंस्करण है वो उसका 1969 है। तो इसकी लिखावट जो है या लिखने का जो कार्य है वो 1946 में किया गया। अब एडगर डेल ने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत के लिए इन्होंने एक शंकु का निर्माण किया है, यानी शिक्षण सहायक सामग्रियों की जो प्रभावशीलता है उसको एक शंकु के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और उस शंकु को उन्होंने एक नाम दिया है, उसका नाम है अनुभव शंकु। क्या है? अनुभव शंकु। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है ना, कि बताइए शिक्षण सहायक सामग्रियों में सापेक्षिक प्रभावशीलता के नियम को समझाना या सापेक्षिक प्रभावशीलता को समझाने के लिए एडगर डेल ने किसका प्रयोग किया? शंकु का प्रयोग किया। और शंकु के प्रयोग को जो नाम दिया गया कि उसको हम नाम क्या दें, तो आप याद रखिएगा उसका नाम अनुभव शंकु है। तो शंकु का तो इन्होंने प्रयोग किया, और जो प्रयोग बन के लिए शंकु का वो किया, उसका नाम जो दिया इन्होंने वो क्या नाम दिया? अनुभव शंकु दिया। अब देखो कैसे कैसे उस शंकु के माध्यम से आपको इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, उस बात को हम भी थोड़ा समझने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। जो शंकु इन्होंने बनाया है उस शंकु को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह का दिए की बात के समान एक शंकु का निर्माण किया है। बोर्ड मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ना विस्तार से नहीं कर सकते, पर हम प्रयास करते हैं इसमें सब कुछ समाहित करने का। दोस्तों, इन्होंने जो शंकु बनाया है उसके इन्होंने अलग अलग पार्ट भी किए हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि आपने इसमें यहाँ पार्ट किया साहब, एक पार्ट आपने ये किया,
जो केवल शब्द के लिए रखा आपने। दूसरा आपने रखा जो अप्रक्षेपी साधन है उनके लिए आपने ये दूसरा वाला पार्ट रख दिया। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम लोग, है ना। जो पहला पार्ट आपने दिया उसका एक भाग आपने ऐसे किया, फिर उसके बाद दूसरा भाग किया, और उसके बाद आपने तीसरा पार्ट ऐसे किया। ठीक है, यानी कि आपने अपने शंकु के 4 भाग कर दिए। ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिला हुआ है ना, नीचे आकर के थोड़ा सा ये गैप लेके फिर गया हुआ है। तो 4 पार्ट आपने किए। चारों पार्टों में क्रमशः आपने 4 नाम भी दिए हैं और उसको अलग अलग प्रकार से आपने समझाने का प्रयास भी किया है। यानी आप सारी जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्रियां प्रयुक्त की जाती है उनको 4 भागों में आपने विभाजित किया है। आप इसको भी याद रखिएगा कि जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसको एडलर जो डेल है उसने कितने भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है। जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उन सारी को कितने भागों में बांटा आपने, 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा गया या बांट दिया। अब 4 भागों में बांट करके फिर उनकी तुलना हम कर रहे हैं। आइए साहब वो 4 भागों में बांटकर कौन कौन सी जो है तुलना आप कर रहे हैं, तो यहाँ हम सीखेंगे। सबसे पहला याद रखिएगा, इन्होंने जो सबसे पहला दिया उसमें सबसे पहले का नाम आपने रखा है शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्रियां, है ना, यानी शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, सा को आप समझिएगा। तो सबसे पहला आपने जो विभाजन किया उसमें आपने शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्री को रखा और कहा कि इसमें कौन कौन सी आएंगी। अब इतना तो हम समझदार हैं कि जब शाब्दिक शिक्षण में केवल शब्द आता है, यानी शाब्दिक जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसमें तो हमारे पास एक ही चीज है और वो केवल कौन है, केवल शब्द ही आता है। यानी जब भी हम कक्षा में किसी को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, शिक्षण में कोई सहायक बुक चीज की प्रयोग हम करते हैं, तो वो शाब्दिक प्रकार का केवल एक ही होता है जिसका नाम होता है केवल शब्द। यानी बोल करके भी तो हम बात को समझाते हैं, कोई बात आप नहीं समझते हम उदाहरणों से उसको समझा देते हैं। तो याद रखिएगा पहला आपका है शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें आपने केवल शब्द को लिया है, यह आपका सबसे पहला पार्ट हो गया साहब। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आपने लिया है और उसको नाम दिया है, दूसरे को आपने अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री। जो दूसरा आपने नाम लिया उसको नाम दिया आपने अप्रक्षेपी या अप्रक्षेपण, अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री, अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री। बोला साहब इसमें किस किस को लिया आपने, तो आप सबने पढ़ा है कि एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी होता है जिसको हम थ्रो अप कर सकते हैं, जिसको हम फेंक करके सामने दिखा सकते हैं, वो तो क्या कहलाता है, प्रक्षेपी। और जिसको हम फेंक करके नहीं दिखा सकते वो क्या कहलाता है आपका, प्रक्षेपी। तो अप्रक्षेपी सामग्री में आप देखेंगे यहाँ कौन कौन सी चीजें आपके लिए आती हैं, जैसे श्यामपट्ट आपका इसमें आ सकता है, इसमें जितने भी चित्र आदि आप बनाते हैं वो सारी चीज़ इसमें आ सकती हैं। आपकी जो पुस्तक है वो भी इसमें आ सकती हैं। इसमें आप जो चित्र बनाते हैं, मैं बोल रहा हूँ मुख से नहीं समझ रहे हैं आप तो समझिएगा, चित्र आप भी बनाते हैं, पुस्तक आप बनाते हैं, मानचित्र आप बनाते हैं, रेखा चित्र आप बनाते हैं, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये आपके सारे के सारे साधन कैसे हैं, अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आपने तीसरा जो इन्होंने एडगर डेल ने जो बनाया है उसमें आपने प्रक्षेपी सामग्रियों को रखा है ना। तो तीसरे स्थान पर आपने किसको रखा, प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री को रखा है। और इसमें आपने जिनको रखा वो आप समझ गए होंगे, प्रक्षेपी जो थ्रो करके दिखाई जाती है, जिसको कहीं किसी के माध्यम से सामने फेंका जाता है और फिर वो दिखता है। जैसे इसमें आप पढ़ते हैं जादुई लालटेन आपके इसमें आ जाती है। सबसे पहला जो प्रोजेक्टर था जादुई लैंटर्न आप इसको कह सकते हैं या लालटेन आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्टर आते हैं, आप सबको पता है। तो प्रोजेक्टर भी आपके इसी में आते हैं। प्रोजेक्टर में भी आपके डायस्कोप आदि जितने भी हैं अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो सारे इसमें आपके आ जाते हैं। डायस्कोप ले लो या OHB जो आजकल शानदार प्रोजेक्टर है वो भी आपका इसमें आ जाता है। तो प्रोजेक्टर की अभी पढ़ेंगे, हम आगे चर्चा भी करेंगे तो वो और अच्छा समझेंगे आप। इसके अलावा चौथा आपने रखा है उसका वर्गीकरण, उसमें नाम है आपका प्रत्यक्ष, क्या रखा है आपने, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कुछ ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग कक्षा में हम लोग करते हैं जो वास्तव में प्रत्यक्ष ही दिखाई जाती है। किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को जब आप सामने ही प्रस्तुत करते हैं, सामने ही उस वस्तु को दिखाते हैं या ऐसी कोई चीज़ दिखाते हैं जिससे साक्षात ही हमको अनुभव प्राप्त होता है, ऐसी वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे आप लोग सिनेमा है तो ऐसा लगता है कि हम साक्षात ही देख रहे हों। जिसके अंतर्गत आपने किन किन चीज़ों को रखा, तो जैसे सिनेमा को आपने रख लिया, इसके अलावा आपने जैसे टीवी दूरदर्शन आपने इसमें रख लिया, या डॉक्यूमेंट्री जो आप फिल्म बनाते हैं, वृत्तचित्र आदि इसको बोलते हो आप, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म, यानी छोटी मूवी बनती है वो भी आपके इसमें आ जाती हैं।
तो इस प्रकार से आपने 4 भागों में बांटा। इसको आपने जो नाम दिया है वो आपका, इसका नाम रखा आपने शंकु। और इस बात को भी आप गंभीरता से ध्यान रखेंगे, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, ये वास्तव में क्या है, एक शंकु है। और ये शंकु का क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। और ये शंकु का ऊपरी ऊपर क्या आएगा भैया, शीर्ष आएगा, यानी ये सिर है। तो ये तो आपने इसको नाम दिया शीर्ष, और ये है शंकु का आधार। ये जो आपने शंकु बनाया है, जिसको नाम आपने दिया है, ये क्या है, एक शंकु है। और शंकु को जो आपने नाम दिया है वो मैं आपको बता रहा था, आपका जो नामकरण आपने किया है वो क्या नाम दिया था, अनुभव शंकु नाम दिया था। इस प्रकार से आपने शंकु का निर्माण किया। 4 प्रकार से सारी सामग्रियों को आपके ने बांटा और समझाने का प्रयास किया। कहा कि एक शाब्दिक शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें शब्द आते हैं, कुछ अप्रक्षेपी होती है, कुछ प्रक्षेपी होती हैं और कुछ प्रत्यक्ष अनुभव देने वाली होती हैं। इस प्रकार से आपने जो है शंकु बनाया और शंकु का नाम अनुभव शंकु दिया, जिसका ऊपरी हिस्सा शीर्ष कहलाता है और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, आधार। अब आपने क्या किया, इनकी सापेक्षिकता ऐसे समझाई, कहा कि कौन सी ज्यादा प्रभावशील है। अच्छा, इसके नामकरण यदि आप देना चाहे तो एक एक नाम आप और दे सकते हैं। जो शाब्दिक सबसे पहला है उसको आपने नाम दिया है प्रस्तुतिकरण। जो सबसे पहला है उसको आपने क्या नाम दिया है, प्रस्तुतिकरण नाम दिया है। दूसरा है उसमें कुछ दिखाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत आप प्रक्षेपी करते हैं, इसलिए इसको नाम ही आपने क्या दे दिया, प्रक्षेपण दे दिया या प्रक्षेपी दे दिया। और चौथा जो है उसमें आप वास्तव में सारे अनुभव कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष, इसलिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए अप्रक्षेपी प्रदर्शन, प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपी और प्रत्यक्ष अनुभव का आपने प्रत्यक्ष नाम दिए। ऐसे 4 कैटेगरी आप ऐसे भी बांट सकते हैं। अब आ जाओ साहब इधर, आप कहा कि सापेक्षता कैसे समझे हम, तो याद रखिएगा जो सबसे न्यूनतम प्रभावी होती है, जिसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है, वो आपकी सामग्री कौन सी है, ये आपका न्यूनतम प्रभावी होता है, इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह न्यूनतम प्रभावी होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, केवल शब्द दिया है, शाब्दिक कर दिया। ये आपसे पूछ ले कि दूसरे वाले का, तो याद रखिएगा शाब्दिक से अधिक प्रभावी होता है कौन, अप्रक्षेपी। ये शाब्दिक से अधिक प्रभावी होता है, ये ज्यादा, उससे ज्यादा प्रभावी होता है, इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। तीसरा जो अप्रक्षेपी है उससे ज्यादा प्रभाव किसका रहता है, प्रक्षेपी का रहता है। तो यहां लिखेंगे अप्रक्षेपी से अधिक प्रभाव, अप्रक्षेपी से अधिक प्रभाव। और उस अप्रक्षेपी से अधिक किसका, प्रक्षेपी से अधिक किसका, प्रत्यक्ष का। तो प्रक्षेपी से अधिक प्रभावी, और सही बात है कि सर्वाधिक जो प्रभावशाली है, जिसका सबसे ज्यादा शिक्षण में प्रभाव पड़ता है, वो सर्वाधिक जो प्रभावशाली है या प्रभावी है, उसका नाम अब आप समझ गए होंगे, कौन है वो, आपके प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इन्होंने इस प्रकार से समझाया कि शाब्दिक सबसे न्यूनतम होता है, इसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है, शाब्दिक से ज्यादा अप्रक्षेपी का पड़ता है, अप्रक्षेपी से ज्यादा प्रक्षेपी का पड़ता है, और प्रक्षेपी से ज्यादा प्रत्यक्ष का पड़ता है। और सर्वाधिक भी आपसे पूछ लिए कि बताइए शिक्षण के दौरान ऐसी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तब आपका उत्तर होना चाहिए वास्तव में वो कौन सी आपकी प्रत्यक्ष अनुभव है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एडगर डेल ने जो शंकु बनाया उसका नाम अनुभव शंकु है। शाब्दिक, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी और प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है और प्रत्यक्ष दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे आप इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, शैक्षिक जो भ्रमण है आपका, वो भी आप साक्षात ही दिखाते हैं। शैक्षिक भ्रमण या शैक्षिक जो यात्राएं, सरस्वती यात्राएं आप करते हैं, वो सब है ना। इसका सबसे कम प्रभाव है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। इससे कम इसका प्रभाव, इससे कम इसका, इससे कम इसका। इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी आधार से शीर्ष की ओर जा रहे हैं, तो प्रभाव कम होता जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। इसलिए शीर्ष से जब नीचे की ओर आएंगे, आधार की ओर जाएंगे, तो प्रभाव ज्यादा होता है। ये परीक्षा में एसएस आदि की विधियों में कई बार पूछा जा चुका है, कौन सी चीज किसके अंतर्गत आती है, ऐसा भी परीक्षा में आ जाता है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। वापस कहें कि हम सापेक्षिक प्रभावशीलता किसने प्रस्तुत की, तो आप कहेंगे एडगर डेल ने की है। एडगर डेल ने जो किताब लिखी है वो 1946 में लिखी, और उसका नाम ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग नाम रखा। आप होइयो जो यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें आप प्रोफेसर के पद शिक्षा शास्त्र आपने पढ़ाया है वहाँ। इसके अलावा इसमें जो शंकु का आधार बनाया आपने, उस शंकु के आधार में आपने नाम इसका अनुभव शंकु रखा है। और इसमें शीर्ष से जब आधार की ओर आते हैं तो प्रभाव बढ़ता जाता है, आधार से ऊपर की ओर जाते हैं, शीर्ष की ओर जाते हैं, सिर की ओर जाते हैं, तो प्रभाव कम होता है। इसी को मैं आगे की, इसमें यहाँ की मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आगे ले रहा हूँ कि इस को पढ़ने के बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि जो हमारे इस शंकु का आधार है, ये आपने शंकु भी पढ़ाई है, दोबारा बना देता हूँ मैं।
अभी जो आपने पढ़ा है उसको आपने इस तरह से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, ये शाब्दिक का था, ये अप्रक्षेपी का था, और ये प्रक्षेपी का था, और ये प्रत्यक्ष का था। इसका जो नीचे का हिस्सा था उसको आपने नाम दिया आधार, और इसने आपका जो ऊपर का हिस्सा था उसको नाम दिया आपने शीर्ष। और हमने ये बात देखी है, ये बात समझी है कि जब हम आधार से किस ओर जाते हैं, आधार से जब हम शीर्ष की ओर जाते हैं तो याद रखिएगा जो प्रभाव है वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे क्रमशः कम होता जाता है। क्रमशः क्या होता जाता है, क्रमशः कम होता जाता है, कम होता है ना। लेकिन यही प्रभाव यदि हम विपरीत कर दें, यानी शीर्ष से हम आधार की ओर चलें, तो याद रखिएगा यही प्रभाव कम ना होकर के धीरे धीरे क्या होता जाता है, क्रमशः बढ़ता जाता है या बढ़ता है। इस प्रकार से इन्होंने सापेक्षिक एक शंकु के माध्यम से, और शंकु का नाम जरूर आप याद रखना, ये आपने जो शंकु बनाया है इस शंकु का नाम क्या बताया मैंने आपको, अनुभव शंकु। इस अनुभव शंकु के आधार पर आपने ये समझाने का प्रयास किया है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दूसरी शिक्षण सहायक सामग्री की तुलना में कम प्रभावशाली या ज्यादा प्रभावशाली होती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि दृश्य श्रव्य साधनों के रूप में कौन कौन से ऐसी दृश्य सामग्रियां हैं, कौन कौन सी ऐसी श्रव्य सामग्रियां हैं, और कौन कौन सी ऐसी दृश्य श्रव्य दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हैं जिनका शिक्षण में बहुतायत से प्रयोग होता है। कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो आप नहीं समझ पाते, मैं उनको बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करता हूं, और कुछ सामान्य बातें हैं जिनको आप अलग अलग जगहों पर सामान्य रूप से समझते हैं, जानते हैं, उनको उस हिसाब से पढ़ने का प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन साधनों की जिन्हें हम कहते हैं दृश्य साधन। आप सब जानते हैं कि दृश्य साधन वे साधन होते हैं जिनको बालक देख करके अर्थ ग्रहण करते हैं या देख करके ज्ञानार्जन करते हैं। यानी इन ऐसे साधन जिनको बालक देख करके अधिगम करता है, देख करके समझता है, वो दृश्य साधन कहलाते हैं। शिक्षण के समय प्रयुक्त ऐसी सामग्रियां जिनको बालक देख करके अर्थ ग्रहण करता है या देख करके देखने के बाद उनको कुछ अर्थ समझता है, वो सब क्या है, दृश्य साधन कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो क्रिया होती है बालक की मुख्य रूप से वो कौन सी होती है, देखने की क्रिया होती है। यानी देख करके जब अर्थ ग्रहण किया जाता है, और ये देखने का काम जिस इंद्रिय के द्वारा आप करते हैं उस इंद्रिय का नाम होता है आपके दर्शन इंद्रिय। और दर्शन इंद्रिय यानी दर्शन करने की, देखने की जो इंद्रिय है, दर्शनेंद्रिय है, उसको हम बड़े प्यार से क्या कहते हैं, चक्षु कहते हैं। और दृश्य श्रव्य साधनों के बाद में इसी का दूसरा महत्व होता है, दूसरे नंबर पर आपकी यही आती है। हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे, इसको ए दे देते हैं हम नाम, है ना। हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे कि ऐसी कौन कौन सी दृश्य सामग्रियां हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं और देख करके जिनको हम समझ सकते हैं, अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। आ जाओ साहब, सबसे पहले आपकी वो शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष वस्तु या प्रत्यक्ष पदार्थ। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष पदार्थ को कक्षा में दिखाना वो प्रत्यक्ष पदार्थ कहलाएंगे। हम जब भी शिक्षण कार्य करवाते हैं तो कभी कभार हम क्या करते हैं, कक्षा कक्ष में ही वास्तविक पदार्थ ला करके वास्तविक वस्तु का दर्शन करवा देते हैं। यानी वो कोई भी वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है ना, जिसको हम कहते हैं साहब कोई भी चीज हो, उस वास्तविक पदार्थ वस्तु का कक्षा कक्ष में दर्शन करवा दिया जाता है। कक्षा कक्ष में कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में उसको दिखाया जाता है या दिखाना, ये आपके विधि जो है, पहला जो आपका साधन होता है आपका यही होता है। याद रखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रत्यक्ष दर्शन जो विधि होती है किसी भी शिक्षण कार्य में, यदि आप किसी वस्तु को साक्षात ही दिखा रहे हो तो प्रत्यक्ष दर्शन जो विधि है, और प्रत्यक्ष दर्शन जो विधि है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अरे आप कोई चीज़ को साक्षात ही दिखाओगे तो बताइए आपकी आंखें भी सक्रिय रहेंगी और आप बहुत अच्छी तरह से देख लोगे तो उस वस्तु को आप भूलते नहीं हो। तो जब कक्षा कक्ष में अध्यापक जी पढ़ा रहे हो और कोई चीज़ साक्षात ही दिखा रहे हो, साक्षात दिखा करके किसी चीज़ को बताना, ये क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष पदार्थ वस्तु का दर्शन करवाना कहलाता है। इसमें वो सभी चीज़ें आ सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई अध्यापक पढ़ाते समय बैरोमीटर का उदाहरण दे रहा हो और वो जेब से निकाल करके विज्ञान में बैरोमीटर दिखा दे, थर्मामीटर दिखा दे। इसी प्रकार से ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय बालकों के सामने आपने नाम लिया, अब बच्चे समझ नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, जेब में से निकाल के या जो साथ लाए उसको दिखा सकते हैं कि बेटा ये बैरोमीटर होता है, ये थर्मामीटर होता है, ये चीज़ होती है। जैसे मान लो साहब हम गांव के लोग, हम साथ जानते हैं कि बाजरे की बाली कैसी होती है, और मास्टर जी गांव के हैं, शहर में आगे शहर के बच्चों को बाजरे के बारे में पढ़ा रहे थे, अब वहाँ बाली दिखा करके देखिए बाजरे की बाली ऐसी होती है, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब प्रत्यक्ष पदार्थ दिखाया जा सके।
आप हिमालय को पढ़ा रहे हो और कहेंगे बेटा रुक जाओ, जय श्री राम, और जाकर के आप हिमालय को उठा के ले आओ। ईश्वर को पढ़ा रहे हो, बोला रुको, ईश्वर तो हमारे इधर कोई दिक्कत नहीं, जेब में रहता है, हम निकाल के देखे, देखो भगवान हमारी जेब में पड़े रहते हैं। तो जब किसी वस्तु को कक्षा कक्ष में दिखाना संभव हो तो उस प्रत्यक्ष वस्तु को दिखाना ही प्रत्यक्ष पदार्थ दर्शन होता है, और ये आपका कैसा साधन है? दृश्य साधन है। याद रखिएगा, किसी भी कक्षा शिक्षण में प्रत्यक्ष दर्शन कराकर अर्थ बताना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और जो छोटे मोटे लेवल पर आप पढ़ाते हैं, या छोटे मोटे का मेरा मतलब है जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, और प्राथमिक कक्षा स्तर पर इसका विशेष उपयोग होता है। कक्षा स्तर पर, प्राथमिक कक्षा स्तर हेतु विशेष उपयोगी है। हालांकि कोई भी अनोखी चीज हो, कोई से भी स्तर पर आप साक्षात दिखा सकते हैं, पर छोटे बच्चों के लिए सामान्य को शब्दों के अर्थों को बताने के लिए प्रत्यक्ष वास्तविक रूप से ही उसको अर्थ बताकर उसको समझाना ये ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहता है। छोटे बच्चों के लिए इसलिए उपयोगी बताया मैंने आपको, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसी वस्तुओं को देख करके आनंदित होते हैं। उनके लिए शिक्षण कार्य क्या हो जाता है? रुचिकर हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, ये विधि वास्तव में शिक्षण के लिए भी, जब आप पढ़ा रहे हो तो शिक्षण के हिसाब से, और साथ में जो बच्चा सीख रहा है उन दोनों के हिसाब से ही शिक्षण व अधिगम हेतु श्रेष्ठ विधि है। इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला मैंने? वो इसलिए बोला कि छोटे बच्चे वास्तव में इनके माध्यम से साक्षात वस्तु देख करके क्या करते हैं, इससे शिक्षण आपका कैसा हो जाता है? रुचिकर हो जाता है। तो शिक्षण कैसा हो जाता है? रुचिकर हो जाता है, बालक सक्रिय हो जाते हैं, और इससे जो आप अधिगम करते हैं, ऐसे शिक्षण, ऐसे रुचिकर शिक्षण द्वारा जो अधिगम होता है वो शीघ्र व स्थायी होता है। शीघ्र भी होता है, और साथ में आपका शिक्षण कार्य कैसा होगा? स्थायी होगा। जब आप सामने कोई चीज दिखा दोगे तो बालक भूलेगा भी नहीं, तो उसको जान भी जल्दी जाएगा, और जानने के बाद में उसको भूलेगा भी नहीं। अब देखो दोस्तों, इससे संबंधित इसी विधि में एक शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। रेयालिया शब्द का नाम आपने सुना हो। अलग अलग एसएस की परीक्षाओं में, मैथमेटिक्स आदि परीक्षाओं में, समाजशास्त्र की परीक्षाओं में एक शब्द का प्रयोग किया गया कि रेयालिया क्या है। याद रखिएगा, जब हम कोई ऐसी चीज कक्षा में दिखा रहे हो जिसका संबंध किसी विशेष समाज या संस्कृति से जुड़ा हो, यानी एक किसी विशेष समाज या विशेष संस्कृति वाले लोग जिनका प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ऐसे लोग या संस्कृति या सभ्यता से जुड़ी हुई वस्तुओं को कक्षा कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करना वास्तव में क्या कहलाता है? रेयालिया कहलाते हैं। ऐसे साधनों को हम क्या कहते हैं? रेयालिया कहते हैं। विशेष समाज या संस्कृति से जुड़े पदार्थों का शिक्षण में प्रयोग करना। शिक्षण में प्रयोग करना क्या कहलाता है? रेयालिया कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम चाहें कि सर नाम बताइए, तो जैसे कोई भी औजार हो सकता है जो विशेष कोई समाज वाले लोग ही प्रयोग करते हो। कोई बर्तन हो सकते हैं, भांडे पात्र हो सकते हैं, है ना, बर्तन हो सकते हैं, कोई हथियार छोटा मोटा हो सकता है, कोई कृषि में काम करने वाले कुछ उपकरण जैसे हल वगैरह होते हैं ना। तो एक समाज विशेष या कोई एक सांस्कृतिक परिवेश का या कोई विशेष समाज वाले लोग या कोई विशेष परिवेश वाले लोग जब किन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनको समझाने के लिए उनके औजारों को, उनके साधनों को आप जब कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय प्रयोग कर लेते हो, तो इस विधा का नाम क्या होता है? रेयालिया होता है। याद रहेगा आपको। इसके बाद में दोस्तों दूसरी आपकी विशेष इसमें होती है दृश्य साधनों में, जिसका नाम हम पढ़ेंगे वो होता है आपका श्यामपट्ट। दूसरी जो आपकी दृश्य साधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो साधन आपके लिए होता है उसका नाम होता है श्यामपट्ट। हालांकि आजकल श्यामपट्ट श्यामपट्ट नहीं रहा, अभी तो मैंने इसका कलर श्याम ही कर रखा है, काले रंग का ही कर रखा है, इसलिए बैठ जाता है। तो थोड़ा सामान्य भाषा में हम ये कहें कि एक पट्ट होता है। क्या होता है? ये पट्ट होता है। पट्ट यानी इस तरह का होता है, सपाट। इसके कई सारे अन्य नाम भी हैं, हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी सामान्य के साथ थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं कि इनके नाम, अन्य नाम में इसका एक नाम आप खलीपट्ट भी नाम सुने हो। नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको सुना दिया। यानी इसका एक नाम और होता है, और वो नाम होता है आपका खलीपट्ट। पूछ ले आपसे कि बताइए खलीपट्ट क्या है, तो खलीपट्ट वास्तव में क्या है? श्यामपट्ट का ही दूसरा नाम होता है। अब ये श्यामपट्ट वास्तव में किसका बना होता है? ये श्यामपट्ट आपका जिससे निर्मित होता है वो चीज़ें आपकी अलग अलग हो सकती हैं। आप सब जानते हैं कि जैसे हम लोग इसको सीमेंट से भी बना लेते हैं,
हम लोग इसको लकड़ी से भी बना लेते हैं। तो विशेष रूप से ये लकड़ी का, है ना, सीमेंट का, और आजकल आप देख रहे हैं कांच वगैरह के जो भी नई नई चीज़ें रसायनों से भी आदि से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। अब कुछ विशेष प्रश्न, भाई शामपट्ट तो आप जानते हैं, परीक्षा को टारगेट अप्रोच करके हम मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अनावश्यक वार्तालाप करना यह आपके लिए कोई विशेष चीजें नहीं है। याद रखिएगा, कक्षा कक्ष की अनिवार्य वस्तु है, कक्षा कक्ष की अनिवार्य वस्तु, कक्षा कक्ष की अनिवार्य वस्तु, अनिवार्य वस्तु है। इसके बिना कोई कक्षा कक्ष कहलाता ही नहीं है। ये एक कक्षा कक्ष की या शिक्षण में प्रयुक्त सबसे ज्यादा सस्ता, शिक्षण में सबसे ज्यादा सस्ता, सर्वाधिक सस्ता, अब आजकल तो महंगे महंगे आने लगे, सस्ता, हर जगह मिल जाने वाला, सुलभ, रुचिकर साधन है। क्या है? साधन है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको वास्तव में शिक्षक का दायां अंग, हालांकि मेरा बायां है भाई, तो शिक्षक का सच्चा मित्र भी कहा गया है, शिक्षक का सच्चा मित्र या परम मित्र भी कहा गया है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, परम मित्र भी कहा गया है, परम मित्र या दायां अंग भी कहा गया है, दायां हाथ भी कहा गया है, दायां अंग भी कहा गया है, दायां हाथ या दायां अंग कहा गया है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे लिए कौन सा हो जाएगा? बायां हो जाएगा, लेकिन अपवाद पाए जाते हैं। तो शिक्षक का सच्चा मित्र है, परम मित्र है, दायां हाथ है, दायां अंग है, शिक्षण में सर्वाधिक सस्ता, सुलभ, रुचिकर साधन है। बहुत प्यारी चीज है, हर चीज को जो है आराम से यहाँ आप कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, कक्षा शिक्षण में शामपट्ट की अनिवार्यता पाई जाती है, इसलिए एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था किसी जमाने में। याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध ये है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध ये था कि कक्षा कक्ष में, प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट होना ही चाहिए, कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट होना ही चाहिए। श्यामपट्ट की अनिवार्यता इसने कर दी थी कि कम से कम क्लास में एक श्यामपट्ट तो होना ही चाहिए ना भाई, चाहे वो दीवार पर आप किसी रूप में रखें, सीमेंट से बनाए, कलर आदि पेंट करके तैयार करें। और ये आपका कार्यक्रम चला था 1985-86 के आसपास। तो 1985 और 86 प्राथमिक शिक्षण के विशेष प्रयोजन में कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था? प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा में इसका सफल एक अभियान चलाया गया था, और उसके अंतर्गत दुनिया भर के, कहाँ पर? प्रारंभिक शिक्षा में, कक्षा 8वीं तक तो कम से कम 1985-86 में एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये होता है कि हर एक स्कूल में श्यामपट्ट जरूरी है, इसलिए वहां जाकर के हर स्कूल के हर कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट स्थापित करने का एक ऑपरेशन बहुत बड़े स्तर पर चालू किया गया। तो श्यामपट्ट खल्लीपट्ट भी कहलाता है, सीमेंट लकड़ी आदि का बना होता है, कक्षा कक्ष की अनिवार्य वस्तु है, सर्वाधिक सस्ता, सुंदर, सुलभ, रुचिकर साधन है, शिक्षक का परम सच्चा मित्र है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अपने आप में एक परंपरागत साधन है। कैसा साधन है? परंपरागत व महत्वपूर्ण साधन है। इसके बिना कक्षा कक्ष नहीं होता, इसके बिना कक्षा कक्षा नहीं लगती, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? परंपरागत या एक महत्वपूर्ण साधन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ साहब। श्यामपट्ट का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका महत्व क्या है, यानी श्यामपट्ट का विशेष कक्षा कक्ष में हम देखें शिक्षण में तो इसका क्या महत्व है। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, जो परीक्षा के लायक हमारे बिंदु हैं उनको मैं साथ लेकर चलता हूं। इसका विशेष महत्व है कि किसी भी विषय को, चाहे कोई सा भी विषय हो, उस विषय को आधार मान करके उसकी जटिलता को दूर करने के लिए शिक्षक इस श्यामपट्ट की सहायता ले सकता है। किसी भी विषय सामग्री के सारांश को लिखने में श्यामपट्ट का सहारा लिया जा सकता है। किसी का सार निकालना हो, मुख्य बिंदु लिखना हो, उसकी व्याख्या करनी हो, व्याख्या के साथ श्यामपट्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसी विषय के सरलीकरण को या विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? स्पष्ट करने के लिए, विस्तृत विवेचन करने के लिए, विस्तृत विवेचन करने के लिए, या सारांश लेखन हेतु, सारांश लेखन हेतु, है ना, या अभ्यास कार्य हेतु, इस पर किसी प्रकार का आप अभ्यास कार्य दे सकते हैं, इस पर आप गृह कार्य दे सकते हैं, इसके ऊपर आप काठिन्य निवारण कर सकते हैं, काठिन्य निवारण कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं। बहुत सारे काम हैं साहब इसके, महत्वपूर्ण बिंदु लेखन आप कर सकते हैं।
बिंदु लेखन आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही कई सारी हमारी जो सहायक सामग्रियां हैं, चित्र हैं, मानचित्र हैं, रेखा चित्र हैं, है ना, रेखा चित्र हैं आदि का निर्माण आप कर सकते हैं। श्यामपट्ट की सहायता से ये सब आप कर सकते हैं। किसी भी विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करना हो, मुख्य बिंदु लिखना हो, व्याख्या के बिंदु करने हो, व्याख्या अध्यापक कर रहा है लेकिन मोटे मोटे बिंदुओं को साथ लेता हुआ चल रहा हो, गृह कार्य से संबंधित हो, आप प्रस्तावना कर सकते हैं, पाठ का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, अभ्यास कार्य कर सकते हैं, मूल्यांकन आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तव में आप श्यामपट्ट की सहायता से कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि सबसे सस्ता है, सुंदर है। कहते हैं एक महान आपके शिक्षा शास्त्री वे हैं, उन्होंने कहा भी है कि जैसे एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उस चित्रकार के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब एक चित्रकार चित्र बनाता है तो एक तो उसको फलक बहुत चाहिए होता है जिस पर वो चित्र बनाता है, और साथ में जिसकी सहायता से वो चित्र बनाता है वो तुलिका भी जरूरी है। उसी के समान हमारे लिए कौन होते हैं? हमारे शिक्षक महोदय होता है। कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका श्यामपट्ट या पट्ट, और दूसरा होता है खड़िया का टुकड़ा। खड़िया या खड़िया का टुकड़ा। खड़िया का टुकड़ा का मतलब आप समझ गए होंगे, चाक से मेरा मतलब है। जो चाक होता है वो खड़िया का ही बना होता है। तो किसी ने कहा है कि एक चित्रकार के लिए जैसे एक फलक जिस पर वो चित्र बनाएगा और तुलिका जो ब्रश है महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से एक अध्यापक के लिए या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? एक श्यामपट्ट और खड़िये का टुकड़ा। तो सीताराम चतुर्वेदी जो पंडित जी महाराज हैं, उनके शब्दों में श्यामपट्ट का महत्व इस प्रकार से बताया गया है। पंडित सीताराम चतुर्वेदी, पंडित सीताराम चतुर्वेदी। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में श्यामपट्ट का वास्तव में शिक्षण के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बहुत महत्व होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सामान्य हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो भी हम पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा, जब श्यामपट्ट पर हम लेखन कार्य करते हैं तो लेखन या श्यामपट्ट का जो आकार होता है, यानी श्यामपट्ट किस आकार में हो, कितना हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आकार जो होता है इसका वो कौन सा होता है? आयताकार होता है ना। कौन सा होता है? आयताकार। आयताकार का मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन ये भुजाएं लंबी होती हैं और इस प्रकार से इसकी चौड़ाई कम होती है। इसके साथ ही श्यामपट्ट पर जो लेखन कार्य है आपका, वो लेखन कार्य एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। पहली बात तो शुद्ध लिखें, क्योंकि बच्चे आपका अनुकरण करते हैं। दूसरी बात स्पष्ट लिखें, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चों को दिखाई देना चाहिए। यानी सीधी भाषा में कहूँ तो आदर्श रूप होना चाहिए। जैसा आप बच्चों को सिखाना चाहिए वैसा आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। इसके अलावा हमेशा सिरोरेखा का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो तो अक्षरों के ऊपर सिरोरेखा खींचनी चाहिए, सीधा लिखना चाहिए या सीधी रेखा में लेखन होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं लेकिन कई बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ऊपर सिरोरेखा भी काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो, आकार इतना हो, बीच में जो है दूरी भी लगातार समानांतर बनी रहे। लिखते समय लिखने का जो अक्षरों का कोण है, लिखते समय जो हाथ का कोण है, लिखते समय हाथ का कोण, यानी श्यामपट्ट के साथ में जो हाथ का कोण होता है वो हाथ का कोण कितने का हो? 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। जबकि अक्षरों की जो लिखावट है वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए। अक्षरों की लिखावट या बनावट वो आपकी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अक्षर लिखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 60 डिग्री के एंगल पर, कुछ लोग इधर से हवा चलती है तो इधर ऐसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अक्षर बिल्कुल खड़े खड़े एकदम 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। इसका यही मतलब होता है भाई। ठीक है, तो अक्षरों की लिखावट 90 डिग्री होने, सीधे हो एकदम। कोण जो है आपका 45 डिग्री का हाथ के साथ बनता है। याद रहे, लिखते समय उच्चारण भी हो। लेखन के साथ जब भी आप लिख रहे हो तो लेखन के साथ श्यामपट्ट जब पर लिख रहे हो तब आप उनका उच्चारण भी करें। ऐसा करने से बच्चा यदि आपने गलत भी लिख लिया हो तो साथ में उसका उच्चारण करने से वो समझ भी जाता है, सुन भी जाता है। दूसरी बात, श्यामपट्ट पर लिखते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। अब ये तो अलग श्यामपट्ट है इसलिए आवाज होती है, लेकिन श्यामपट्ट पर लेखन के समय आवाज नहीं होनी चाहिए। जब चौक से आप लिख रहे हो तो खर्र 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 की आवाज नहीं होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर जब भी आप लिखें तो श्यामपट्ट का हमेशा मार्जिन होना चाहिए, और मार्जिन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। ऐसा क्यों है?
अब आजकल तो आप देख रहे हैं सब डिजिटल बोर्ड, डिजिटल दुनिया आ गई है, लेकिन पहले चौक से लिखते थे तो वो ऊपर से नीचे इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वो चूना जो आता था आपका खड़िए के टुकड़े का, जो चौक से लिखते थे तो ऊपर से लेके नीचे छोड़ देते थे ऐसे, जो खड़ 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 इस तरह से ऐसा काम नहीं चलता था, ऐसे ऐसे करके काम नहीं चलाते थे। तो मार्जिन के होना चाहिए, पढ़ाने के बाद मार्जिन अनिवार्य रूप से होना चाहिए और मार्जिन के लिए ऊपर से नीचे की ओर का क्रम अपनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं। लिखते समय एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए। एक तरफ से मेरा मतलब है एक तरफ आप हो जाओगे तो इससे क्या होगा, बच्चे जब लिख रहे होंगे आप तो बच्चों को दिखता रहेगा। एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए, खड़े होकर लिखना चाहिए। अब जैसे मान लो कभी कभार हम लोग भी जैसे कोई जरूरत होती है तो हम लोग भी सामने खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे लिखते जाते हैं, ऐसे कर करके ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं, लिखो लिखो, है ना। फिर बच्चे कहते हैं सर हटो तो सही, फिर वो हट जाते, गुस्सा आ जाता है, बोले अभी हटाऊं क्या तुझे मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ खड़े होने का मतलब है कि कोई भी दिशा। अब आप हाथ कौन सा यूज करते हैं, आप लोग ये दायां हाथ यूज करते हैं, इसलिए श्यामपट्ट लिखते समय आपके किस ओर होनी चाहिए, दाईं ओर होना चाहिए। और आप स्वयं श्यामपट्ट के किस ओर होनी चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि लिखते समय कब लिखते समय श्यामपट्ट दाईं ओर हो, श्यामपट्ट दाईं ओर हो और आप श्यामपट्ट के किस ओर होंगे, आप समझ गए होंगे। जब आपके श्यामपट्ट इधर होगा, दाईं तरफ रहेगा सारा का सारा इधर, तो फिर आप किधर रहेंगे, श्यामपट्ट के बाईं ओर होंगे। ये तो कोई विशेष बात नहीं, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार लिखते समय कुछ विशेष चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा में सीधे प्रश्न आ जाते हैं कि हाथ का एंगल तो 45 डिग्री, ये जो हाथ मतलब ये जो लिख रही है ना आपकी, ये एंगल आपका 45 होना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं उसका एंगल 60 होना चाहिए। एक साइड में होकर लिखना चाहिए, दाईं तरफ आपका श्यामपट्ट होता है, बाईं तरफ आ रहे हैं, एक तरफ होकर लिखें। लिखते समय स्पष्ट दिखने चाहिए, शुद्ध आपके अक्षर होने चाहिए। इन सारी चीजों के साथ यदि आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं, उच्चारण करते हुए आप लिखते हैं, तो इससे क्या है कि आपके बच्चे समझ भी जाएंगे और साथ के साथ आपका जो है कार्य या प्रयोजन भी पूरा हो जाएगा। एक शिक्षण कार्य में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला साधन भी है। विशेष 2-3 विषय नोट करवा देता हूं मैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान जो सर्वाधिक प्रयुक्त साधन है, सर्वाधिक प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, उसका नाम क्या है, वो आपका श्यामपट्ट होता है। सर्वाधिक प्रयुक्त शिक्षण सहायक साधन जो कक्षा शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है उसका नाम होता है आपका श्यामपट्ट। दोस्तों इसका जो आविष्कार किया, किसका, श्यामपट्ट का, यह भी आप याद रखें कि श्यामपट्ट का आविष्कार करने वाले विलियम जेम्स थे, विलियम जेम्स। और जो NCERT है, उस NCERT ने किस में रखा है इसको, डिस्प्ले बोर्ड में रखा है। NCERT ने कौन सी सामग्री में रखा है इसको, प्रदर्शन सामग्री में, जिसको आप डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं, डिस्प्ले सामग्री कहते हैं, और इसको हम प्रदर्शन सामग्री भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से कुछ दिखाया जाता है। तो इसको NCERT ने प्रदर्शन सामग्री में रखा था, आपको याद होना चाहिए। तो इसका आविष्कार करने वाले कौन है, विलियम जेम्स हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला साधन है, परंपरागत साधन है, चला आ रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा, इसकी आवश्यकता में सब बनी रहेगी। कक्षा शिक्षण में परंपरागत साधनों में लिखा है, तो मैंने आपको पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट और सजीव पदार्थों में शिक्षक और छात्र। और NCERT ने डिस्प्ले बोर्ड में इसको रखा था, यानी प्रदर्शन सामग्री में रखा था। इसके माध्यम से आप कुछ चीज़ों को इसका सहारा लेकर के आप बताते हो, जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है। अच्छा, बोर्ड जिसके लग जाता है ना, वो सारे की सारी आपकी सामग्री वैसे भी दृश्य में आ जाती है। इसके बाद में दृश्य साधनों में आपका अगला आता है, जिसको भी हम बहुतायात या बहुत ज़्यादा इसका हम शिक्षण में प्रयोग करते हैं, और उस शिक्षण सहायक सामग्री का नाम है आपका पाठ्य पुस्तक और चित्र। अगला जो तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, तीसरी जो चीज़ हमारे दृश्य साधनों में प्रमुखता से काम आती है, उसका नाम है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक का मतलब है पाठ्य वस्तु को या पाठ्य वस्तु को जिसका आधार बना करके पढ़ाया जाता है, उस किताब का नाम क्या होता है, पाठ्य वस्तु होता है। हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं पाठ्य पुस्तक विधि में और पाठ्य पुस्तकों में, कि जब शिक्षण का आधार पाठ्य वस्तु का या विषय वस्तु का आधार कोई पाठ्य पुस्तक होती है तो उसे हम पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। अब जो पाठ्य पुस्तक है वो भी आपका एक परंपरागत साधन है। आप सभी जानते हैं कि ये परंपरा यानी बहुत समय पहले से चला आ रहा है, था और आज भी चला आ रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, परंपरागत साधन है। इसका कक्षा शिक्षण में परंपरागत रूप से प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में पुस्तकों को ज्ञान का द्वार कहा गया है। पुस्तकें हमारी सच्चे मित्र भी हैं और पुस्तकों को ज्ञान का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, पुस्तकों को ज्ञान का द्वार भी कहते हैं। आप जितना भी संसार में, दुनियादारी में, संसार में, इस विश्व में जितना ज्ञान विज्ञान आप देख रहे हैं वो सारा कहाँ सिमटा पड़ा है, पुस्तकों में है। तो याद रखिएगा कैसा साधन है, परंपरागत साधन है। पुस्तकों को या पाठ्य पुस्तकों को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे कि साहब इसको ज्ञान का द्वार कहा गया है।
वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया का आधार है। वर्तमान जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है ना, या शिक्षण पद्धति है, उस शिक्षण पद्धति का क्या है, ये आधार है। आज जितने भी शिक्षण कार्य हमारे चल रहे हैं 10वीं क्लास 8वीं क्लास, उन सभी का आधार क्या है, पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक इसलिए आधार है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का, क्रियाओं का समावेश होता है। पाठ्य पुस्तक भी दृश्य साधनों में आती है क्योंकि इसको देख करके पढ़ा जाता है, लेकिन श्रवण के अवसर भी मिलते हैं। श्याम पट्ट पर भी श्रवण के अवसर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ा जाएगा तो कोई सुनेगा। श्याम पट्ट पर भी अध्यापक बोल बोल करके करते हैं, इसलिए जब अध्यापक जी बोलते हैं तो बच्चों का श्रवण कौशल भी चलता रहता है। तो पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक जब विषय वस्तु को एकत्रित कर नियोजित, क्रमबद्ध, सुसंगठित तरीके से रखा जाता है तो वो आपकी पाठ्य पुस्तक कहलाती है। अब पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में जो विशेष सामग्री आपके लिए होती है, या वास्तव में पाठ्यपुस्तक जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका आधार किस किस का आधार है। क्यों आधार कहा मैंने इसको? तो इसलिए आधार कहा कि वास्तव में जितनी भी विषय वस्तु बच्चे को पढ़ानी है, उस विषय वस्तु का पाठ्य पुस्तक क्या होती है, आधार होती है। क्या पढ़ाऊं मैं, तो उसका आधार क्या है, किताब, उसमें सारा दे दिया जाता है, तो विषय वस्तु का आधार है। इसके अलावा आप जितना भी कक्षा में कक्षा कार्य या अभ्यास कार्य देते हैं, चाहे वो अभ्यास कार्य कक्षा कार्य रूप में हो या फिर मूल्यांकन या गृह कार्य रूप में हो, सारा का सारा काम इसके आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा, यही आपके गृह कार्य का आधार है। जो भी गृह कार्य आप देते हो या जो कक्षा कार्य आप देते हैं, उस कक्षा कार्य का भी आधार बताइए कौन होती है, आपकी पाठ्य पुस्तक होती है। इतना ही नहीं, जो वाचन आप बच्चे से करवाते हैं, उस वाचन का आधार भी वास्तव में कौन होती है, आपकी पाठ्य पुस्तक होती है। आज वर्तमान में जो मूल्यांकन किया जाता है, उस मूल्यांकन का आधार भी बताइए कौन है, आपकी पाठ्य पुस्तक यानी किताब होती है। इसके अलावा ये अपने आप में एक नियोजित अध्ययन है। नियोजित आप यदि शिक्षण करवाना चाहते हैं, नियोजित का मतलब पूर्व में सारी चीज़ें प्लान करके आप नियोजित शिक्षण करवाना चाहते हैं, व्यवस्थित शिक्षण करवाना चाहते हैं, तो उस नियोजित शिक्षण का या व्यवस्थित शिक्षण का आधार भी कौन है, आपकी पाठ्य पुस्तक है। कक्षा शिक्षण का पूरा, जो भी कक्षा में शिक्षण कार्य करवाया जाता है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसका पूरी की पूरी प्रक्रिया का, वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया का, कक्ष में जो भी शिक्षण करवाया जाता है, उस कक्षा शिक्षण का वास्तव में इस समय जो आधार है वो आपका कौन है, पाठ्य पुस्तक है। इसके अलावा कक्ष में जो भी आपने पढ़ा दिया हो उसकी पुनरावृत्ति करना है, तो उस पुनरावृत्ति का, जिसको हम अभ्यास भी समझ सकते हैं लेकिन हम चाहें अलग से लिखना, तो जो पुनरावृत्ति आप करते हैं, जो भी आवृत्ति आप करते हैं, उस पुनरावृत्ति का भी वास्तव में क्या है, ये आधार है। या और कह लूँ कि घर जाकर बच्चा पढ़ता है, उस स्वाध्याय का भी आधार किताब है। और ये किताब ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति का भी यही आधार है और होनी भी चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पाठ्य पुस्तक क्या है, कैसी हैं, विशेषता में पढ़ा रखा है, तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ जाएंगे नहीं। अब जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में कैसे कैसे अध्यापक जी उसको पढ़ाते समय कौन कौन सी विधियों से पढ़ाते हैं, यानी पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए कुछ विधियों का, कुछ तरीकों का, प्रोग्रामों का पालन किया जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए अध्यापक जी समय समय पर बहुत सारे क्या देते हैं, उदाहरण। तो एक उदाहरण विधि होती है किताब को पढ़ाते समय। हालांकि वो सब व्याख्या के अंग हकीकत में देखा जाए तो, लेकिन फिर भी थोड़ा हम एक एक बिंदु को लेते हैं। तो कई बार हम कई प्रकार के उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण आपके मौखिक रूप में भी होते हैं, यानी गुरुजी क्या करते हैं, मौखिक रूप से भी बता करके तीसरी कर देते हैं, और कभी कभी जो है लिखित रूप में भी अध्यापक उदाहरणों का प्रयोग कर देता है। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक को समझाने के लिए गुरुजी प्रश्नों का सहारा भी लेता है, यानी प्रश्न भी करता है। याद रखिएगा, शिक्षण की सफलता का आधार वास्तव में प्रश्न ही होते हैं। याद रखिएगा, शिक्षण की न्यूनाधिक जो सफलता होती है, चाहे आप कम समझें चाहे ज़्यादा समझें, लेकिन न्यूनाधिक जो सफलता है वो वास्तव में किस पर निर्भर करती है, प्रश्नों पर निर्भर करती है। एक महान शिक्षा शास्त्री ने कहा भी है कि एक सफल अध्यापक वो है जिसको अच्छे प्रश्न करने आते हैं, यानी सार्थक प्रश्न करता है और पूर्ण उत्तर प्राप्त करता है। जिसको प्रश्नोत्तर की कला आ गई, समझो उसका काम हो गया। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में प्रश्न है, इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं आदर्श अनुकरण वाचन के बाद में तो भावबोध के प्रश्न हैं, उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका विचार विश्लेषण, भाव विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण प्रश्न है, फिर आवृत्ति प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है और गृह कार्य प्रश्न है। तो प्रश्न विधि भी क्या है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की विधि है। इसके बाद में किसी घटना आदि के लिए हम बताइए पाठ्य पुस्तक में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इसके अलावा वर्णन से हमारा काम नहीं होता तो हम विवरण भी प्रस्तुत कर देते हैं।
इसके अलावा हम सीधी भाषा में कहें तो व्याख्या का सहारा लेते हैं, हालांकि सब व्याख्या के अंग हैं। और उच्च स्तर पर एको काम आप जो करते हैं वो आपका विवेचन है। यानी पाठ्य पुस्तक विधि में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किताब को पढ़ाते समय अध्यापक उदाहरण, प्रश्न, व्याख्या, विवेचन, विवरण और वर्णन का सहारा लेता है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा वास्तव में पाठ्य पुस्तक का शिक्षण करवाया जाता है। तो ऐसे आ जाता है, कई बार सामान्य सीटेट आदि स्तर पर देखा है कि ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं जिसके जवाब आपको देने होते हैं। ये तो बात समझ में आ गई आप सभी के। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में एक और दृश्य साधन जो बहुत ही प्यारा है और प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों का बड़ा ही जो है चहिता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अगले उस दृश्य साधन की जिसका नाम है चित्र। क्या है? चित्र। आप सब जानते हैं कि चित्र से क्या होता है, कोई भी अमूर्त पदार्थ को आप मूर्त रूप दे सकते हैं। पहली बात तो ये बहुत सर्वाधिक रुचिकर विधि है ना। सर्वाधिक क्या है? रुचिकर है। लेकिन सर्वाधिक रुचिकर किनके लिए है? सभी के लिए नहीं है, प्राथमिक स्तर के लिए विशेष उपयोगी है, तो सर्वाधिक रुचिकर है। दूसरी बात ये प्राथमिक स्तर हेतु विशेष उपयोगी है। हालांकि बड़े स्तर पर भी आप विज्ञान आदि में प्रयोग आदि चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, पर प्राथमिक स्तर हेतु विशेष उपयोगी है, विशेष उपयोगी है। छोटे बच्चों को तो आप इसके माध्यम से चलाओगे तो मजा ही आ जाएगा, उनको भी आ जाएगा और आपको आ जाएगा। उनको इसलिए आ जाएगा कि चित्र देख करके बच्चे खुश होते हैं, कलर्स पसंद है, चित्र पसंद है। जब भी आप प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, यानी छोटे स्तर पर जब भी आप चित्रों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार से आप चित्रों का प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं कि कभी कभी हम वर्ण को चित्रों के माध्यम से यानी वर्ण चित्र का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ण ही हमसे तख्ती बनानी है तो ऐसे हम बना देते हैं, बुलत्ता बन गया। नल, पानी का नल कैसा होता है, ऐसा होता है, तो हम इसको ऐसे, तो वर्ण चित्र भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, शब्दों के कपोत का चित्र बनाकर तो शब्दों के आधार पर भी चित्र होते हैं। और कभी कभी जैसे कहानी आप पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर वाक्य चित्र बनाए जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ण विशेष का चित्र हो सकता है, शब्द, कोई भी शब्द है, शिक्षक है, कबूतर है ना, उसका भी चित्र हो सकता है। कबूतर उड़ रहा है, एक कौवा था, वह जंगल में रहता था, ऐसे कहानी आदि जो वाक्य चित्र कथा में प्रयुक्त होता है ना आपके, वो भी आपका हो सकता है। तो प्राथमिक स्तर पर तो आप क्या करते हैं, वर्ण चित्र, शब्द चित्र और वाक्य चित्र के द्वारा किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। लेकिन बात करेंगे उच्च स्तर पर, मान लीजिए बड़े स्तर पर चित्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वहां पर जो आप प्रयोग करते हैं वो किसी भी विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए करते हैं। किसी भी विषय वस्तु को आप विश्लेषित करना चाहते हैं, उसको विस्तार रूप देना चाहते हैं, तो ऐसे स्थलों पर भी आप चित्र का प्रयोग चित्रों के माध्यम से बहुत अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करके आप बता सकते हैं। चित्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद रखने की जो बात है वो ये है कि चित्रों के प्रति बच्चों का आकर्षण होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर रुचिकर भी विधि है और साथ में ये अपने आप में बड़ी आकर्षक विधि है। आकर्षक क्यों है? क्योंकि बच्चे को चित्र बहुत ज़्यादा भाता है। और चित्र का एक विशेष प्रयोजन जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो ऊपर की लाइन में, वो ये है कि ये अमूर्त, किसी भी अमूर्त संकल्पना को, विचार को, किसी भी अमूर्त संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। और ये परीक्षा में लाइन ऐसी की ऐसी आ जाती है, मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य जो करते हैं उसका नाम बताइए, क्या है? चित्र होता है। ये परीक्षा में प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, बोला साहब अमूर्त को मूर्त कैसे देते हैं? मैं आपको बता भी रहा था कि जैसे ईश्वर पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब बच्चों को ईश्वर कहां से दिखाऊं भाई मैं? तो ऐसी परिस्थिति में जब बच्चों को मैं साक्षात कोई वस्तु नहीं दिखा सकता, तो ऐसी स्थिति में जब मैं कोई साक्षात वस्तु नहीं दिखा सकता, तब मैं चित्रों का प्रयोग कर सकता हूं। समझ रहे आप? और चित्रों के माध्यम से मैं कोई दिव्य इस प्रकार के पुरुष, महापुरुष के समान किसी व्यक्ति का चित्र के अगर कहूं, देखो सिर के पीछे से जिसकी रोशनी चल रही हो, जिसके 10-10 हाथ हों, एक हाथ में तलवार हो, एक में भाला हो, एक में विद्या हो, एक में वीणा हो, ऐसे जो लोग होते हैं असामान्य, वो ईश्वर होते हैं। तो किसी भी अमूर्त चीज को, जिसको आप नहीं देख सकते, लेकिन उसको यानी निराकार चीज को साकार रूप देने का कार्य कौन करते हैं? चित्र है। ये कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का काम करते हैं। आपने कुछ सोचा तो चित्र के माध्यम से ऐसे कल्पनाओं को हम वास्तविकता के धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए लिखा मैंने, और ये परीक्षा में बहुत आता भी है कि अमूर्त संकल्पना को, अमूर्त विचार को, अमूर्त भाव को यदि आप मूर्त रूप देना चाहते हैं, किसी भी सूक्ष्म भाव को स्थूल रूप देना चाहते हैं, तो बताइए आप किसका प्रयोग करेंगे? आप चित्रों का प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा, चित्र विधि के द्वारा बच्चा रुचि के साथ पढ़ता है, उसका आकर्षण बना रहता है, बालक सक्रिय रहता है, अधिगम भी जल्दी करता है। इसलिए विशेष रूप से चित्र का हमारी किताबों में होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की किताबों में कितने सारे चित्र हमारे लिए होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इन चीज़ों को विशेष आप ध्यान रखें।
और इनका प्रयोग हम करते हैं। अब भैया आ जाओ लास्ट में, कभी कभार आपने देखा होगा अलग अलग शब्दों का प्रयोग आता है, रेखा चित्र का प्रयोग भी आता है। एक शब्द आपने सुना होगा, चित्र के साथ ही हम जोड़कर इसको पढ़ते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा रेखा चित्र। क्या है रेखा चित्र? वो चित्र परमानेंट है और वो चित्र होते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये कभी कभी बनाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं टेम्पररी। कैसे चित्र है ये? टेम्पररी, यानी कभी कभार काम में आने वाले हैं, एक विशेष प्रयोजन के लिए ही इनका निर्माण किया जाता है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र, रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र रेखा चित्र कहलाता है। रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। अब होता क्या है वास्तव में कि जब श्याम पट्ट पर शिक्षक या अपनी कॉपी में छात्र रेखाओं के माध्यम से जब कोई चित्र बनाने का प्रयास करता है, तो ऐसा शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर और छात्र द्वारा पुस्तक में बनाया गया रेखाओं का चित्र ही क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। किसी भी विशेष परिस्थिति में तुलना आदि करने में रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष प्रयोजन के लिए होते हैं, फिर इनका आगे काम रहता नहीं, इसलिए इसको टेम्परेरी मैंने बोला है। ये कब होता है? जब आप कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं दिखा सकते, जब आप उसका मॉडल भी बना करके नहीं ला सकते और उसका एक सामान्य चित्र नहीं कर सकते आप, तो जब चित्र भी नहीं बना सकते, साक्षात भी नहीं ला सकते और मॉडल भी नहीं बना सकते, तो ऐसे रेखा चित्रों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो 2-3 लाइन आपको इसमें विशेष याद रखनी है। सबसे पहली बात कि शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर, शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर, छात्र द्वारा पुस्तिका में। छात्र कहां बनाएगा? अपनी पुस्तिका में। तो दोनों ही बना सकते हैं रेखा चित्र, कोई सा भी पुस्तिका में। रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र, जब रेखा खींच करके रेखाओं द्वारा जो निर्मित चित्र होता है, रेखाओं के द्वारा जो चित्र बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। समझ में आ रही? जब हम किसी चीज को यानी प्रत्यक्ष चित्र या प्रतिरूप, प्रतिदर्श, मॉडल जिसको आप बोलते हो, प्रतिरूप आदि से प्रदर्शित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो रेखा चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं कैसे करते हैं हम ये लोग, ये काम कैसे किया जाता है। तो मैं बताता हूं आपको कि कोई चीज आप सामने नहीं दिखा सकते। अब रेखाओं का चित्र कैसे बनाया जाता है, तो आइए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपने कोई परिवार समझा दिया, कोई परिवार का आप चित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे नहीं बना रहे, तो अब आप देखो कैसे बना रहे। आपने ये देखो एक चित्र बनाया, फिर आपने क्या किया, इस प्रकार से इसको बांटने का प्रयास किया। ये क्या है? माता है ना, और ये कौन है? पिता है। इस प्रकार से आपने एक परिवार को समझाने का प्रयास किया। ठीक है। अब बोला साहब माता कहाँ की रहने वाली है? बोले माता तो जो है दूदू की रहने वाली है। ठीक है। इसी प्रकार से कहा माता जो है नाम क्या है? माता का नाम छोटी है। समझ रहे हैं आप? ऐसे आपने चित्र बनाया रेखाओं के माध्यम से। पिता कहाँ के रहने वाले हैं? पिता फागी के रहने वाले हैं। ठीक है। और पिता का नाम क्या है? तो रामू नाम है। ऐसे सामान्य जब हम रेखाओं के माध्यम से कोई चित्र बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। काम हुआ, साफ कर दिया, टेम्परेरी होते हैं। ये नहीं कि साहब इसको बना के कुछ छपा ही रहता है, नहीं। चित्र आप जब बनाते हो, गाय का बनाओगे, किसी भी चीज़ का बनाओगे, तो वो स्थायी होता है, उसका हम अलग प्रकार से आगे भी प्रयोग कर सकते हैं। पर ये तो कोई विशेष उद्देश्य के लिए था। डायग्राम एक टाइप का आता है, लेकिन चित्रात्मक रूप होता है, इसलिए इस प्रकार के चित्रों को हम क्या बोलते हैं? रेखा चित्र बोलते हैं। एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा, मेरे ध्यान में आई है, तो विशेष रूप से कई बार प्रश्न ये भी आ जाते हैं कि ये जो आपकी पाठ्यपुस्तक विधि में आपको पढ़ा रहा था, इस पाठ्यपुस्तक विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का अनुसरण भी किया जाता है। यानी पाठ्यपुस्तक विधि में या पाठ्यपुस्तक में कुछ शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है, कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। और वो कौन कौन से शिक्षण सूत्र हो सकते हैं? आपने देखा होगा किताब के पहले जो पाठ होते हैं वो हमेशा सरल होते हैं, और बाद के पाठ कैसे होते हैं? कठिन होते हैं। तो सरल से कठिन की ओर इसका सूत्र का अनुसरण आप करते हैं। ये सब शिक्षण सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। पहले ऐसी जानकारी दी जाती है क्योंकि बच्चों का पूर्व ज्ञान भी किताब रखने का प्रयास करती है, इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले मूर्त चीज रखी जाती है, जो साकार रूप है, बच्चा जिसको देख सकता है, बहुत अच्छे से उसको जान सकता है, लेकिन उस मूर्त के पीछे छुपे अमूर्त जो रूप होता है उसकी ओर ले जाया जाता है। पहले हम मोटे रूप में उदाहरण रखते हैं, बहुत सारी स्थूल बातें रखते हैं, और उसके बाद में उसके पीछे छुपे सूक्ष्म भाव की ओर जाते हैं। तो 4 प्रमुख सूत्र हैं शिक्षण के। वैसे किताब में सारे शिक्षण सूत्रों को फॉलो किया जाता है, लेकिन ये विशेष शिक्षण सूत्र हैं जिनका किताब में प्रयोग होता है। पाठ सरल से कठिन की ओर होते हैं, ज्ञात से ज्ञात विशेष सामग्री होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। इस प्रकार से आपकी कुछ विशेष, इसके बाद में आप जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़े टेक्निकल शब्द हैं, जैसे मॉडल है, या आगे जो भी आपके प्रोजेक्टर जो आइटम है, जादुई लालटेन से लेकर एपिस्कोप, डायस्कोप, एपिडायस्कोप, OHP जो भी हैं, तो उनको भी हम बहुत बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। एक बार हम आते हैं वापस यहाँ तक जो हम चर्चा कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं दृश्य साधनों की। और दृश्य साधनों में सबसे पहला दृश्य साधन जो हमने पढ़ा है वो प्रत्यक्ष वस्तु है। प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन करना ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दर्शन अधिगम पर आधारित होता है, इससे अधिगम स्थायी होता है। जब किसी चीज को हम कक्षा में सामने दिखाते हैं तो इसे हम प्रत्यक्ष पदार्थ दर्शन कहते हैं, और ये सबसे बढ़िया विधि है। जब हम प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते तो कुछ और चीजों का प्रयोग करते हैं। एक रियालिया शब्द मैंने आपसे कहा था, विशेष समाज संस्कृति को मानने वाले लोगों के द्वारा प्रयुक्त जो औजार साधन होते हैं उनका शिक्षण में काम में लिया जाए, उनको दिखाया जाएगा ये देखो ये फला संस्कृति के लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये फला संस्कृति के लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो ये रियालिया कहलाता है। दूसरा श्यामपट्ट है, इसको खलीपट्ट भी कहते हैं, अलग अलग चीजों से बना हुआ होता है, अनिवार्य वस्तु है, परंपरागत महत्वपूर्ण साधन है, शिक्षण में सर्वाधिक सस्ता, सुलभ, रुचिकर और प्रयुक्त साधन है, शिक्षक का सच्चा मित्र, परम मित्र या दायां हाथ दयांग होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड बनाया गया, इसको हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के रूप में समझा है। क्या महत्व है, सारे काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। चित्र नहीं बना रहे कोई बात नहीं, इसका प्रयोग कर लो आप, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे एक चित्रकार के लिए फलक तूलिका जरूरी है, वैसे एक शिक्षक के लिए श्यामपट्ट और खुड़िया का टुकड़ा है उससे ज्यादा भी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ये आपके पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने आपसे कहा है। और भी हमने पढ़ा आगे, इसके बाद में हमने चर्चा करी पाठ्यपुस्तक की। ये परंपरागत साधन है, ज्ञान का प्रवेश द्वार है या द्वार है, वर्तमान शिक्षण पद्धति का आधार है, इन सब चीजों का भी ये क्या है, आधार है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि इसमें उदाहरण, प्रश्न, वर्णन, विवरण, व्याख्या, विवेचन आदि के द्वारा इसको पढ़ाया जाता है, इसको विस्तृत रूप दिया जाता है। ज्ञात से ज्ञात, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म आदि शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। हमने पढ़ा कि अमूर्त कोई चीज है उसको मूर्त रूप देना हो तो चित्र बनाइएगा आप, ये सर्वाधिक रुचिकर और आकर्षक होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए वरदान है, वहाँ वर्णों के चित्र, शब्दों के चित्र, वाक्य चित्र होते हैं। बड़े स्तर पर विषय वस्तु विश्लेषण के लिए भी आप चित्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हमने आगे ये भी पढ़ा है कि चित्रों के स्थान पर टेम्परेरी कुछ चित्र बनाते हैं जो रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। शिक्षक श्यामपट्ट पर बना सकता है, बच्चा पुस्तिका में बना सकता है, इसको हम रेखा चित्र कहते हैं। जब आप कोई चीज़ साक्षात नहीं ला सकते, किसी चीज़ को आप चित्र या मॉडल से नहीं दिखा सकते, नमूने से नहीं दिखा सकते, तब आप रेखा चित्रों का प्रयोग करते हो। जैसा कि आपने परिवार का इस प्रकार से कुछ भी मतलब, तो इस प्रकार से रेखाओं के माध्यम से चित्र बनाना क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है।